Good morning, class. Today we will read further this lesson. Our today's topic is the impact of globalization on agriculture. वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव. Globalization is not a new phenomenon. It was there at the time of colonizations. वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है. उपनिवेश काल में भी यह ऐसी स्थिति थी. In this 19th century, when European traders केम टू इंडिया, 19वीं शताब्दी में जब यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो इंडिया आए. एट दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर एनकरेज्ड टू ग्रो दीज क्रॉप्स. उस समय भी भारतीय जो स्पाइसेस थे, मसाले थे, वो कई कंट्रियों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था. Till today, it is one of the important items of export फ्रॉम इंडिया. आज भी जो गरम मसाले हैं वो जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं उनमें से एक मेन है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries. ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के जो कॉटन क्षेत्र हैं, जो कपास उगाने वाले क्षेत्र हैं, उसकी ओर आकर्षित हुए हैं और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए रॉ मटेरियल के रूप में निर्यात किया गया है. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल flourished due to availability of good quality cotton from India. मैनचेस्टर में और लिवरपूल में जो सूती वस्त्र हैं, जो सूती कपड़ा है के उद्योग हैं, वो भारत में पैदा होने वाली जो अच्छी किस्म की कॉटन है उसके ही कारण फले फूले हैं. यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन द 1917 इन बिहार. इसके बारे में आप 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में. दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ द रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो on their land because it was necessary for the textile industry which were located in Britain. जो किसान थे, जो ये चंपारण मूवमेंट था, इसकी जो शुरुआत थी, इसके लिए इस क्षेत्र के जो किसान थे उनको नील की खेती करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था उनके ऊपर. और जो इंडिगो था, जो नील था, वो ब्रिटिश के सूती वस्त्र उद्योग के लिए रॉ मटेरियल था एक प्रकार का. और ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्होंने अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया था. they were unable to grow food grain under globalization, particularly after 1990. 1990 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण था, उसके तहत द फार्मर्स इन इंडिया, जो इंडिया के किसान थे, हैव बीन एक्सपोज्ड टू न्यू चैलेंजेस. उनके सामने नई चुनौती आकर खड़ी हो गई. डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस, आवर agricultural products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. जो हमारे यहाँ राइस, कॉटन, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और जो मसाले थे, उनके मुख्य उत्पादक होने के बाद भी जो हमारी इंडियन कृषि थी वो इंटरनेशनल तौर पर जो विकसित यानी कि डेवलप कंट्री थी उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो वो देश थे उनमें कृषि को अत्यधिक सब्सिडीज दी जा रही थी और यहाँ लागत ज़्यादा थी. इसलिए यहाँ वाली जो खेती थी वो महंगी थी और जो फसल होती थी वो महंगी बिकती थी, बेचनी पड़ती थी. अगर सस्ती बेचें तो किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था. इसलिए जो दूसरे देशों में सब्सिडीज वगैरह के कारण जो लागत होती थी कृषि पर वो कम हो जाती थी और जो किसान होते थे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता था. टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स. आज जो भारतीय कृषि है वो दो राह पर खड़ी हुई है. टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and the small farmers. जो भारतीय कृषि है उसको लाभदायक और सक्षम बनाने के लिए
जो सीमांत और जो छोटे फार्मर हैं उनकी स्थिति सुधारनी होगी। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोमिस्ड मच बट टुडे इट इज अंडर कंट्रोवर्सीज। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने एक प्रकार का प्रोमिस किया था, परंतु आज ये कई विवादों से घिरा हुआ है। इट इज बीइंग alleged that has caused land degradations due to overuse of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity। हरित क्रांति के दौरान जो ज़्यादातर रसायनों का प्रयोग किया गया, जो जलभृतों को सुखाया गया और जैव विविधता थी वो विलुप्त होने के कारण भूमि का क्या हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन हुआ, भूमि का निम्नीकरण हुआ है। और द की वर्ड टुडे इज जीन रेवोल्यूशन। और आज जो जीन रेवोल्यूशन है विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सीड्स। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसने क्या की, बीजों की जो नई एक प्रकार की किस्म है उसका आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में वो जानी जाती। जो हाइब्रिड आजकल बीज आए हुए हैं कई चीज़ों के, कई फसलों के, तो वो है एक प्रकार की जेनेटिक जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वॉइस वोग्यू today because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides, hence it does not affect environment in a negative manner। जो वास्तव में आज ऑर्गेनिक जो कृषि है उसका ज़्यादातर प्रचलन है, क्योंकि जो उर्वरक हैं और कीटनाशक हैं, जो ये उर्वरक हैं और कीटनाशक है कारखानों में जो निर्मित रसायन है उनके बिना ये खेती की जाती है, ना उनमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं डाले जाते। और इसी कारण इसीलिए जो पर्यावरण है उस पर इसका नेगेटिव ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ए फ्यू इकोनॉमिस्ट, कुछ जो अर्थशास्त्री हैं, थिंक ऐसा सोचते हैं दैट इंडियन फार्मर्स हैव ए ब्लिक फ्यूचर इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन ऑन द होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेज। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके कारण जो खेतों का आकार है वो घटता जा रहा है। यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय जो किसान है उनका जो फ्यूचर है वो अंधकार में है, ऐसा कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं। इंडियाज रूरल पॉपुलेशन जो है इज अबाउट 600 मिलियंस विच डिपेंड अपॉन 250 मिलियंस हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर। जो 600 मिलियन लोग हैं वो लगभग 250 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उस पर डिपेंड करते हैं। एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ ऑफ द हेक्टेयर पर पर्सन। तो जो प्रति व्यक्ति कृषि का अगर हिसाब लगाएं तो आधा हेक्टेयर यानी कि हाफ हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है उसके अंडर। इंडियन फार्मर्स शुड diversify their cropping pattern from cereals to high value crop. This will increase income and reduce environment degradation simultaneously। इसने बताया है कि जो भारतीय किसान हैं उनको क्या कहा जाता है, शुड देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम केयर्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। उनको एक प्रकार का शस्यावर्तन कहा गया। खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उनको उगानी चाहिए और इससे क्या होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनके पास पैसा होगा। और जो इसके साथ ही पर्यावरण में भी क्या आएगी, कमी आएगी, निम्नीकरण आएगा, पर्यावरण खराब होगा। और इसने आगे बताया है कि बिकॉज फ्रूट मेडिसिनल हर्ब्स फ्लावर्स वेजिटेबल्स बायोडीजल्स क्रॉप लाइक जट्रोफा और जोजोबा नीड मच लेस इरिगेशन देन राइस और शुगर केन। जो फल हैं, फ्रूट हैं और जो औषधीय पौधे हैं और बायोडीजल जो फसल है जट्रोफा और जोजोबा और फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत ही कम सिंचाई की जरूरत
पड़ती है इसमें। तो इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो ए वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो जो इंडिया की जलवायु में विविधता है, उसका विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें, अलग अलग से फसलें उगा करके पर्यावरण के अनुसार ही उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेसन जो कंप्लीट हो गया है। फोर्थ लेसन जो है आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया है, जो आपके टेस्ट में आएगा। अपने टेस्ट की तैयारी करते रहिए, जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है उसकी। सो थैंक यू।